यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल नावल हवर। तो आज जो है मेरा दिल पुकारे तुझे नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप भी कोई अपना फेवरेट नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इतनी उदास क्यों बैठी हो तुम, मेरा मशवरा मानो और बता दो भैया को कि तुम आरफीन बाई को लाइक करती हो। हफ्सा हिना के पास टेरेस पर आती हुई बोली। हफ्सा आहिस्ता बोलो, कभी तो कोई काम सोच समझ कर किया करो, किसी ने सुन लिया तो नई मुसीबत आएगी। हिना इसे घूरते हुए बोली जो कभी भी कुछ भी बोल देती थी। भाई मुझे तो अब किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, मेरे प्यारे आहान भैया ना सब संभाल लेंगे। इसलिए तुम्हारे लिए भी मशवरा है मेरा, इस बार आए तो इन्हें बता दो, मिनटों में सब ठीक कर देंगे जैसे अभी सब किया। हफ्सा मोहब्बत से आहान का जिक्र करती हुई बेफिक्री से बोली। मैं पसंद करती हूँ ना तो वो नहीं करते मुझे, अगर करते होते तो यूँ खामोशी इख्तियार ना करते। मैंने खुद पुप्पो को कहते हुए सुना है कि वो आरफीन का रिश्ता अपनी नंद की बेटी से करने की बात कर रही थी। हिना अपने आंसू साफ करते हुए बोली, चलो जी क्या बनेगा तुम लोगों का। हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि आरफीन भाई तुम्हें कितना लाइक करते हैं और तुम इन्हें, लेकिन तुम जैसे डरपोक लोगों को मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए। वो इधर अपनी अम्मा जान से डर कर बैठे, तुम इधर अपनी। हफ्सा उन दोनों की अकल पर मातम करते हुए बोली। इससे पहले के वक्त तुम दोनों के साथ हाथ से निकल कर कुछ बोले, वरना फिर दोनों बाद में रोते रहना। हफ्सा उसे समझाते हुए बोली, जब वो मर्द होकर कोई स्टैंड नहीं ले रही तो मैं कैसे लूँ। और भैया पहले ही हमारे लिए इतना कुछ कर चुके हैं। उनको इस मामले में इन्वॉल्व करके बाबा और हाजिर अम्मी के साथ उनका रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहती। और तुम्हें भी मेरी कसम भैया को इस बारे में नहीं बताओगी। हिना की बात पर हफ्सा भी खामोश होगी। उसे भी किस हद तक हिना की बात मुनासिब लगी थी। एक हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन उस दिन के बाद से आहान ने उससे कोई रब्ता नहीं किया, जिस वजह से वो बहुत खुश थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये खुशी उसके लिए कितना बड़ा तूफान लाने वाली है। सलमान साहब ने उसका रिश्ता अपने दोस्त अहमद के बेटे अरसलान से तय कर दिया था। उसे अरसलान के बारे में कुछ खास तो नहीं पता था। सलाम दुआ के अलावा उसकी आपस में कभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन इश्मिल इतना जानती थी कि वो एक शरीफ और अच्छा इंसान है, इसलिए उसे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था। आज हॉस्पिटल से लौटते ही से थोड़ी देर हो गई जब घर में गैर मामूली खामोशी से उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। चारों तरफ नज़र दौड़ाई, वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। ये सब क्या है मामा, ये कौन लाया और आप ऐसे क्यों बैठी हैं। इश्मिल ने हैरत से टेबल और सोफे पर पड़े बड़े बड़े सजे थाल की तरफ देखा और करीब ही दोनों हाथों पर सर झुकाए बैठी अस्मा बेगम की तरफ देखा। जब उसकी आवाज़ पर अस्मा बेगम ने परेशानी से उसकी तरफ भी देखा। तुम्हारे बाबा ने कहा है जैसे ही तुम वापस आओ उनके कमरे में भेजा जाए। उसे कहते ही वो वहाँ से उठ गई। अस्मा बेगम के लहजे से उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। बाबा आपने बुलाया मुझे। इश्मिल दरवाजे पर हल्का सा नॉक करती हुई अंदर दाखिल हुई। बेटा बैठो यहाँ पर। सलमान साहब सामने बड़े सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोले। आज कुछ लोग रिश्ता लेकर आए थे, जद्दीपोशी रईस और हमारे हैसियत से बहुत ऊंचे। वो लोग हमारे और उनका कोई मेल ही नहीं। अभी उनको गए कुछ घंटे नहीं गुजरे कि 20 लोग आकर पूछ चुके हैं हमसे, और न जाने क्या क्या बातें बनाई जा रही हैं। क्यों मीर ख़ानदान को हर कोई जानता है, इतने बड़े लोगों का हमारे घर आना सबके लिए हैरानी का बाइस तो होगा। तुम्हें यह सब बताने का मकसद सिर्फ यही है कि तुम सिर्फ अपने हालात वाजिया कर दो, क्योंकि जिस तरह वो लोग रिश्ता लेकर आए उससे साफ वाजिया था कि सब में तुम्हारी भी रजामंदी शामिल है। सलमान साहब की आखिरी बात पर इश्मिल ने तड़प कर इसकी तरफ देखा। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। इश्मिल उसकी बेतबारी पर नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली। जब सलमान साहब ने इसे खामोश रहने का इशारा किया। तुम उस लड़के को जानती हो, मिल चुकी हो उससे। इसकी बात पर इश्मिल ने असबात में सर हिलाया। अगर ऐसा था तो तुमने अरसलान से रिश्ते पर रजामंदी क्यों जाहिर की। सलमान साहब बेतासुर चेहरे के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोले। जब इश्मिल मजीद उनकी बेतबारी बर्दाश्त ना करे, उनके कदमों के करीब आ बैठी। बाबा आपने हमेशा अपनी बेटी पर इतना एतबार किया है, प्लीज़ एक बार अब मेरी पूरी बात सुन लें। इश्मिल उनके घुटनों पर हाथ रखते हुए बोली। जब सलमान साहब ने उसे कंधों से पकड़कर ऊपर अपने पास बैठाया। बोलो बेटा मैं सुन रहा हूँ। इश्मिल गोद में
रखे हाथों को मसलती हुई आहान के हॉस्पिटल आने से लेकर आगे की सारी बात बता चुकी थी। बेटा, तुम पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये सब? सलमान साहब उसके आंसू साफ करते हुए बोले। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम्हारी खुशी के ख्याल से उन लोगों से मेल ना होते हुए किस हद तक उस रिश्ते के लिए खुद को रजामंद कर चुका था, लेकिन अब तुम्हारी मर्जी जानकर मैं बहुत मुतमईन हूँ। सलमान साहब पुरसुकून लहजे में बोले, बाबा, वो शख्स बहुत पावरफुल है, इतनी आसानी से खामोश नहीं बैठेगा। जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा सोचकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जाओ, जाकर रेस्ट करो। उसकी बात पर इश्मिल सर हिलाती हुई वहाँ से उठ गई थी। कैसा लगा फिर मेरा सरप्राइज़ डॉक्टर साहिबा? इश्मिल अभी अपने रूम में बैठी हुई थी जब मोबाइल पर बजने अनजान नंबर को देखकर वो जानती थी ये कौन हो सकता है, और इश्मिल के अंदाज के मुताबिक कॉल उठाते ही आगे से उसी की आवाज़ सुनाई दी। तुमने ये सब करके अच्छा नहीं किया। आज तुम्हारी वजह से पहली बार मैंने अपने बाबा की आंखों में अपने लिए बेएतबारी देखी। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। इश्मिल उसकी आवाज़ सुनते शदीद गुस्से से बोली। तुमसे माफ़ी मांग भी कौन रहा है डॉक्टर साहिबा? बल्कि अभी तो आगे मैं और भी बहुत कुछ ऐसा करने का इरादा रखता हूँ। तुम और भी कॉल करने का मकसद यही बताना था कि मैं अपने मिजाज से बहुत हटकर बहुत अच्छे से पेश आ रहा हूँ तुमसे, लेकिन शायद तुम वो सब बर्दाश्त नहीं आया। अब तुम आयान रज़ा मीर का असली रूप देखोगी। आहान ने कहते साथ ही फ़ोन बंद कर दिया। जब इश्मिल मोबाइल वहीं फेंकती, चेहरा हाथों में छुपाए रोना शुरू हो चुकी थी। इस शख्स ने उसकी अच्छी भली ज़िंदगी का बरसकून बर्बाद कर दिया था, और अब वो मज़ीद पता नहीं क्या करने वाला था। अब क्या होगा इश्मिल? सिद्रा उसके पास बैठते हुए बोली। बाबा ने तो उन लोगों को साफ इनकार कर दिया, अब पता नहीं वो क्या करेंगे। इश्मिल परेशानी से सामने देखते हुए बोली, वैसे जब वो लोग घर वालों को इन्वॉल्व कर चुके हैं तो मुझे भी काफ़ी स्ट्रेस लग रहा है। क्या पता वाकई तुमसे मोहब्बत करता हो। क्या तुम एक बार उसके बारे में सोच नहीं सकती? सिद्रा की बात पर इश्मिल ने गुस्से भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं उस आवारा शख्स से शादी के लिए तैयार हो जाऊं, जो नशे करता है, नामहरम औरतों के साथ रात दिन गुजारता है? मैंने खुद अपनी आंखों से उस दिन उस लड़की के इतने करीब देखा। वो जानता है उसकी बाकी गर्लफ्रेंड्स की तरह मैं उसे इतनी आसानी से नहीं मिल सकती, लेकिन ये ड्रामे रचा रहा है। जब दिल बढ़ जाएगा उस ड्रामे से तो छोड़ देगा मुझे। मोहब्बत करने वाले ऐसे बेइज्जत नहीं करते जैसे वो मुझे कर रहा है। इश्मिल सिद्रा की बात पर गुस्से से भड़कते हुए बोली, लेकिन तुमने भी तो कब आराम से बात की उससे? हमेशा फजूल बातें और इंसल्ट ही की। और आजकल के दौर में तो बहुत कम ही कोई इतना शरीफ होगा कि जिसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, और वो तो जैसे जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ ये सब नॉर्मल बातें हैं। सिद्रा एक बार फिर उसकी वकालत करते हुए बोली, सिद्रा, अगर तुमने ऐसी ही बातें करनी है ना तो यहाँ से उठ जाओ। मेरा पहले ही दिमाग बहुत ख़राब है, मज़ीद मत करो। इश्मिल इसकी बातों पर खरे लहजे में बोली। अच्छा सॉरी, गुस्सा मत करो। ये बताओ, सलमान अंकल ने अरसलान के घर वालों से कोई बात फिर की? सिद्रा इश्मिल का ख़राब होता हुआ मूड बदलने के लिए कहने लगी, पता नहीं, मुझे कुछ खास बात बाबा तो कह रहे थे कल की कि आज ही बात करनी है। इश्मिल की बात पर सिद्रा फिर सर हिलाकर ही रह गई। तुम्हारे कहने पर हम लोग गए और उनके घर, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया उस रिश्ते से। उनका कहना है कि उनकी बेटी का रिश्ता पहले ही तय हो चुका है, और आहान हमारा और उन लोगों का कोई जोड़ नहीं। मेरे ख्याल से तुम एक बार फिर सोच लो अपने फैसले पर। हुसनैन रज़ा मीर उसे तफसील बताते हुए बोले, शादी तो मेरी उसी लड़की से होगी, जोड़ हो या ना हो। आप इस बात की फ़िक्र मत करें और घर में शादी की तैयारियां शुरू करें, क्योंकि जल्द ही आपकी बहू घर आने वाली है। आहान इन्हें अपनी बात समझाते हुए तलख लहजे में बोला, लेकिन वो लोग तो इनकार कर चुके हैं, फिर तुम क्या करोगे? हुसनैन रज़ा मीर उसकी ज़िद्दी तबीयत से अच्छे से वाकिफ़ थे, इसलिए उसकी बात पर फ़िक्रमंदी से बोले, ये मेरा मसला है, मैं देख लूँगा। आप घर में सबको इन्फॉर्म कर दें। अपनी बीवी के इस्तकबाल में मुझे किसी किस्म की कोई कमी नहीं चाहिए। आहान अपने मखसूस अंदाज में इन्हें बावर करता हुआ फ़ोन रख चुका था। क्या हुआ, आज परेशान लग रही हो? क्या कहा आहान ने? पास बैठी हाजरा बेगम हुसनैन साहब की तरफ देखते हुए बोली, मुबारक हो,
तुम्हें जैसा तुम अपने बेटे को बनाना चाहती थी वैसा ही बन गया। हर बात में अपनी चलाने की कसम खा रखी है उसने। उन लोगों के इनकार के बावजूद भी कहता है कि वहीं शादी करूँगा। अब पता नहीं आगे क्या करने वाला है। हुसनैन रज़ा मीर हाजरा बेगम को सुनाते हुए बोले, तो क्या हो गया है, अब जब उसकी छोटी सी छोटी ख्वाहिश पूरी होती है तो ये फिर उसकी पसंद की शादी की बात है। ये पूरी किए बगैर वो कैसे रह सकती थी? और क्या हुआ अगर वो लोग हमारे स्टेटस के नहीं, मेरे बेटे को उसकी मर्जी करने दे। वैसे भी जैसे ही हर चीज़ से बहुत जल्दी उसका दिल भर जाता है, इस शादी से भी ऐसा ही होगा। फिर मैं अपनी पसंद और स्टेटस की बहू ला दूंगी। हाजरा बेगम इन्हें अपनी प्लानिंग बताते हुए बोली, जब हुसनैन रज़ा मीर उनकी बातों पर सिर्फ सर झटक कर ही रह गई। इन्हें आज तक अपनी बीवी के दिमाग की समझ ही नहीं आई। हिना, इधर आओ जल्दी, एक बड़े मज़े की न्यूज़ है मेरे पास। हफ्सा अस्मा बेगम के कमरे में दाखिल होते हुए हिना को भी आवाज़ दी। या अल्लाह, खैर से क्या हो गया तुम्हें? अस्मा बेगम उसकी इतनी जल्दबाजी पर घबराते हुए बोली, आपको पता है कि अम्मी भैया की शादी हो रही है। वाह, कितना मज़ा आएगा। पता नहीं भाभी कैसी होंगी। हमारे भैया की पसंद फिर तो अच्छी ही होगी ना। हफ्सा खुशी से इन्हें बताते हुए बोली, तुम्हें किसने बताया? हिना बेगम की उसकी बात सुनते हुए अंदर दाखिल हुई। अभी मैंने बाबा और हाजा अम्मी की बातें सुनी हैं। बाबा भैया से बात कर रहे थे और हफ्सा अस्मा बेगम के पास बैठते हुए इन्हें तफसील बताने लगी। सलमान साहब ने आज ऑफिस से छुट्टी की थी, इसलिए आज वो घर पर मौजूद थे। जब बेल बजने की आवाज़ पर वो उठकर गेट की तरफ गए। अस्सलामुअलैकुम अंकल, कैसे हैं आप? सलमान ने हैरत से एक नज़र सामने खड़े खूबरू नौजवान और कुछ फासले पर गाड़ी के पास खड़े गार्ड की तरफ देखा। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। सलमान साहब उसकी तरफ देखते हुए बोले, जो उनकी बात सुनकर मुस्कुराया, क्या आप मेहमानों को ऐसे दरवाजे पर ही खड़े रखते हैं? हम अंदर चलकर भी तो बात कर सकती हैं। आहान उसकी तरफ देखता हुआ सवालिया नज़रों से बोला, जब सलमान साहब उसे साथ आने का इशारा करके अंदर दाखिल हुए। मेरा नाम आहान रज़ा मीर है, जिसका कुछ दिन पहले आपके घर रिश्ता आया था। आपके घर मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा तारुफ की ज़रूरत है आपको, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है आपकी बेटी मेरे बारे में सब बता चुकी है। आहान की बात पर सलमान साहब के चेहरे के तासरात सर्द हुए। अंदर दाखिल होती अस्मा बेगम ने भी आहान की तरफ देखा। ब्राउन कलर की कमीज शलवार में मलबूस, बालों को जेल लगाकर एक स्टाइल से सेट किए, मजबूत मर्दाना कलाई में कीमती घड़ी पहने वो टांगों पर टांग जकड़े सोफे की बैक से टेक लगाए पुरसकून अंदाज में बैठा था। अगर अस्मा बेगम को इशमील इसकी हरकतों का ना बताती तो ये रोशन पेशानी वाला नौजवान इन्हें इशमील के लिए अरसलान से 1000 गुना बेहतर लगा। तो तुम्हारे घर वालों को मैं इस रिश्ते का जवाब भी दे चुका हूँ, फिर क्या लेने आए हो तुम यहाँ पर? सलमान साहब पारसी लहजे में बोले। वो तो इनकार में जवाब दिया आपने, मैं इकरार में जवाब लेने आया हूँ। आहान ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी बेटी का रिश्ता तय हो चुका है और कुछ दिनों में इसका निकाह है, इसलिए तुम उनका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। और ना ही वो ऐसा कुछ चाहती है और ना ही हम। सलमान साहब अपनी कैफियत कंट्रोल करते हुए बोले, निकाह तो उसका मुझसे ही होगा, चाहे आप लोगों की मर्ज़ी इसमें शामिल हो या ना हो। 2 दिन है आप लोगों के पास, अच्छे से सोच लें। अगर आपका जवाब इकरार में हुआ तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं अपने तरीके से इकरार करवा लूँगा, फिर आप इतराज़ मत कीजिएगा। आहान संजीदा लहजे में उन्हें अपनी बात समझाते हुए वहाँ से निकल गया। अब क्या होगा सलमान, ये तो साफ धमकी देकर गया है, ये कुछ गलत ना करे हमारी बेटी के साथ। अस्मा बेगम सलमान साहब के पास आती परेशानी से बोली, क्योंकि वो बाहर मौजूद आहान का प्रोटोकॉल देख चुकी थी। हाथों में गन बंदूक उठाए खड़े गार्ड्स देखकर इन्हें वैसे ही खौफ हो रहा था। मैं बात करता हूँ अहमद से, सलमान साहब फिक्रमंदी से कहते हुए वहाँ से उठे। मामा, अब बहुत हो गया, वो शख्स हमारे घर आकर धमकी दे रहा है। आप पापा से कहें कि पुलिस को इन्फॉर्म करें। इशमील अस्मा बेगम की बात सुनते हुए गुस्से से बोली, कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारे बाबा का कहना है कि पुलिस भी इन्हीं लोगों के जेबों में होती है, अपनी ही इज्जत खराब करने वाली बात है। इन्हें इस मामले में शामिल करके अस्मा बेगम फिक्रमंदी से बोली, तो फिर आप बाबा ने कुछ सोचा है?
इस्माइल परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, अहमद भाई से बात की है तुम्हारे बाबा ने? कल तुम्हारा निकाह है अरसलान से। इस्मा उसके पास बैठते हुए बोली, मामा पर ऐसे कैसे इतनी जल्दी? इस्माइल इसकी बात पर हैरानगी से बोली थी, तुम्हारे बाबा का फैसला है, ये हम उन लोगों की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। अभी सिर्फ निकाह होगा, रुखसती हालात ठीक होने के बाद अपने टाइम पर होगी। अस्मा बेगम उसे सलमान साहब के फैसले से आगाह करते हुए बोली। जब इस्माइल ने खामोशी से इन्हें देखा, उस शख्स से तो वो किसी सूरत में शादी नहीं करना चाहती थी, किसी भी कीमत पर भी नहीं। तो चलिए फिर इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।